एंड वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं बहुत कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फिजिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बताए थे। उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, हो सकता है एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस आ जाएं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से अच्छे से करिएगा। ओके, अपनी फेयर या रफ नोटबुक कहीं भी कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना। ओके, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर ली है, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड लॉ के लिए, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? सब लोग जानते हो एफ इक्वल क्या होता है, एम ए। सेकेंड लॉ में ये बात हमने आपको बताई थी। ओके, तो यूनिट हमेशा फॉर्मूले से निकाली जाती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, हमें फोर्स की यूनिट पता करनी है। इन दोनों की यूनिट आप पुट कर दीजिए, फोर्स की यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, सब लोगों को पता है मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। इन दोनों में से कोई भी आप यूनिट राइट कर सकते हो, या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ध्यान रखना स्टूडेंट, एक छोटी सी बात, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये किसकी यूनिट होती है, ये मोमेंटम की यूनिट होती है। एंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है। इन दोनों में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, कभी ना कभी फिर से बता दिया है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करके बताना है। तो सब लोगों को पता है, एक छोटा सा स्टेटमेंट हमने बताया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, देखो। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to applied force and take place in the direction of force। कैसे लिखेंगे इसको? और पहले तो स्टेटमेंट याद हो गया, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और लिखेंगे कैसे? फाइनल चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दिस इज चेंज इन मोमेंटम। एंड रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, एम वी। मोमेंटम के बारे में याद होना चाहिए, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम यू। अपॉन टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू m कॉमन लीजिए तो v माइनस यू अपॉन टी। एंड v माइनस यू अपॉन टी आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में याद आना चाहिए। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तब एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट हमने लगा दिया है k, और k की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। ये बात न्यूटन सर ने बताई थी। तो F इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो 1 को लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो F इक्वल एम ए। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है F इक्वल एम ए, ये कहाँ से आया है, ये आया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो ध्यान रखें, अगर एग्जाम में सेकंड लॉ ऑफ मोशन राइट करने को आता है तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 लाइन का, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, और फिर ये पूरा यहाँ तक करके लाना है। ओके, और यहीं से आपको फोर्स की डेफिनेशन भी पता चलती है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। अगर आपसे कोई फोर्स की डेफिनेशन पूछेगा अब, तो आपको यही बतानी है, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, it brought to rest by a player in 0.1 second, calculate the force acting on the hands of player। ओके, तो न्यूमेरिकल है, चलो यहाँ करते हैं हम न्यूमेरिकल को। एक बॉल है जिसका मास आपको दिया गया है 150 ग्राम। ग्राम को आप लोगों को किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम को आपको बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, बाई डिवाइडिंग
1000। ओके, फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, एक तो F इक्वल एम ए है और एक F इक्वल एम ए की जगह पर V माइनस यू अपॉन टी। ओके, इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखें। अब आगे क्या दिया हुआ है, मूव कर रही है एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब u कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ब्रॉट टू रेस्ट। जैसे ही क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करेगा तो बॉल क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और रेस्ट में आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तब u इक्वल 0 होता है। ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब रेस्ट में लाई जा रहा है ऑब्जेक्ट को, उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इन टाइम 0.1 सेकेंड। और टाइम आपको दिया है 0.1 सेकेंड में बॉल क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सब लोग अपने मन से बताओ सोच के कि सर फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो F इक्वल एम ए और एक F इक्वल एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, सब लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि सर हमको लगाना चाहिए F इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। मास कितना है 15 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर लिया है। v कितना है 0 माइनस u कितना है 15 अपॉन टाइम कितना है 0.1। देखिए पॉइंट हटाया यहाँ से और एक जीरो लगा लिया, फिर से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो 15 अपॉन 10 इंटू 0 में से 15 को माइनस करेंगे तब आंसर कितना आएगा -15। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 225 अपॉन 10, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस 22.5 न्यूटन। आप देख रहे हो जो फोर्स आ रहा है वो कैसे आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन। क्योंकि बॉल अगर मेरे साथ में ऐसे आ रही तो मुझे उसको रोकने के लिए बॉल उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई द फोर्स इज नेगेटिव। पहला क्वेश्चन हमने आपको पहले वाली वीडियो में यही पूछा था कि क्या फोर्स नेगेटिव हो सकता है, कैन फोर्स बी नेगेटिव? यस, फोर्स कैन बी नेगेटिव when the direction of force is opposite to the motion. well next question है, a force is applied on an object of 2 kg। फिर से न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ओके, क्वेश्चन में मास दिया गया है 2 किलोग्राम, किसी ऑब्जेक्ट का मास है। ओके, और क्या लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, फाइंड अप्लाइड फोर्स, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो सर फोर्स के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक F इक्वल एम ए होता है, एक F इक्वल एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो जल्दी से बताओ, अपना दिमाग लगा के कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सब लोगों ने डिसाइड किया F इक्वल एम ए, मास कितना है 2 किलोग्राम है, ए कितना है 3 है, तो फोर्स की कितना निकल के आ गया 6 न्यूटन, राइट। इस तरह से न्यूमेरिकल काफी इजी होते हैं अगर एक बार समझ में आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाई डू क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हाइल कैचिंग अ बॉल। जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो कि जब क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करते हैं तो वो अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। यही आपको बताना है कि क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को पीछे की तरफ मूव क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हमने पहले भी दिया हुआ है, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो इस फॉर्मूले से, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, टाइम एंड फोर्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे पर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। कैसे, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि सर अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ओके, डायरेक्ट डिपेंडेंस में क्या होता है कि सर अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाती है। दिस इज डायरेक्ट डिपेंडेंस। डायरेक्ट डिपेंडेंस कैसे देखते हैं, सामने सामने। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसको मूव करने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास, फोर्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन फोर्स इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द टाइम। कौन सा टाइम, टू रिड्यूस मोमेंटम 0। ओके, एक लाइन छोटी सी याद करनी थी, हमने आपको बताया था कि अगर जैसे बॉल आ रही है, फास्ट मूविंग बॉल है, बॉल का मास मान लिया मैंने 1 किलोग्राम की बॉल है और 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, राइट। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे ही बॉल को हम पकड़ते हैं
या हम क्रिकेट प्लेयर पकड़ता है तो बॉल का मोमेंटम कितना हो जाता है, 0, क्योंकि बॉल रुक जाती है। तो मोमेंटम के 0 होने में अगर हम बॉल को एक साथ पकड़ेंगे तो मोमेंटम 0 होगा, और बॉल को ऐसे लेके आएंगे तब भी मोमेंटम 0 होगा। बस आप ये सोचो कि किस कंडीशन में टाइम ज्यादा लगेगा। एक साथ बॉल को पकड़ लेंगे तो मोमेंटम 0 तो होगा लेकिन कम टाइम में, और टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो प्लेयर का जो हैंड है उसमें चोट लग सकती है। लेकिन अगर हम हाथ को पीछे लेके आते हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जब टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, बिल्कुल आंसर चाहिए, इधर आंसर क्या होना चाहिए, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन नाम की हमने वीडियो बनाई हुई है, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहां पे जाके देखिए। इसका आंसर हमने बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से बोर्ड पे लिख के दिखाया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, राइट। एक क्वेश्चन और लेते हैं सेकंड लॉ के ऊपर, न्यूमेरिकल है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है, कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अब हम कहां पर करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग करके दिखाओगे हमें, ठीक है। हम सिर्फ गिवन लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताओगे कि सर इसका आंसर ये है। तो क्या है क्वेश्चन, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब आप लोग समझ गए हो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। आगे लिखा हुआ है टू आ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्टार्ट ने रेस्ट से स्टार्ट किया और बाद में स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड इन टाइम, कितने टाइम में, 8 सेकेंड में, मतलब आपको टाइम गिवन है 8 सेकेंड, राइट। ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। और भी कुछ लिखा हुआ है आगे, द मास ऑफ द कार इज 1200 kg, आपको कार का मास गिवन है 1200 kg, ओके। अब हमको क्या पता करना है, सबसे पहले आपको बताना है एक्सीलरेशन ऑफ द कार, कि कार का एक्सीलरेशन कितना होगा। तो आप लोग आसानी से बताओगे, फॉर्मूला सब लोगों को पता है एक्सीलरेशन का, A इक्वल V माइनस यू अपॉन टी। V 20 है, U 0 है, T 8 है, वैल्यू पुट करिएगा, आंसर को कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में पता करना है फोर्स टू प्रोड्यूस दिस एक्सीलरेशन, की ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगेगा। तो A यहां से पता चल जाएगा, तो F का फॉर्मूला लगाओगे, F इक्वल एम ए, ओके। A यहां से है, M क्वेश्चन में दिया गया है, तो फोर्स की वैल्यू भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आपको बतानी है। दो बातें बतानी है, एक्सीलरेशन कितना होगा और फोर्स कितना होगा, ओके। बात समझ गए, ध्यान रखना, भूल मत जाना, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो ये हुए कुछ क्वेश्चंस सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बताए हमने कुछ क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर भी बताए। अब बात करेंगे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, कि थर्ड, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, हमें एक क्वेश्चन और याद आ गया। क्वेश्चन ये है, कहाँ गया, ये लिखा, ड्राइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ड्राइव करके बताइए, या फिर ऐसे समझ लिए, डिफाइन सेकेंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब सेकेंड लॉ की हेल्प से आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करना है। तो जरा मुझे बताओ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो सबको याद है, F इक्वल एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला आप लोगों को निकाल के दिखाया, एक ये वाला फॉर्मूला है और एक F इक्वल एम है, दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूले को राइट कर सकते हो। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, विद इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। इन कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए। सोच के बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो सर जितनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उतनी ही उसकी फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ मोशन यही तो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल भी 0 होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लीजिए अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो फाइनल भी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, इफ F इक्वल 0, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, तब देखिए F की जगह पर 0 लिख रहे हैं हम, M
v माइनस यू अपॉन टी। देखिए ये टी गया इस जीरो में, एम वी अपॉन लेंगे जीरो को तो सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा जीरो इक्वल v माइनस यू, एंड माइनस यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यू। इसका मतलब क्या है, देखो u और v सेम हो गए या नहीं हो गए। मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। जितना ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव कर रहा है उतना ही वो फाइनली मूव करता रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स पोजीशन। ओके, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने आप लोगों को नोट्स जो प्रोवाइड कराए हैं उसमें भी इस क्वेश्चन को एज इट इज हमने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो अब क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको फोर्स गिवन है 2 न्यूटन, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एंड देन कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में टाइम भी गिवन होना चाहिए इन 10 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन में टाइम गिवन है 10 सेकेंड। तो सबको पता है सर कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, फोर्स की बात हो रही है। फोर्स के दो फॉर्मूले बताएं, एक F इक्वल एम ए, एक F इक्वल एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, F इक्वल एम वी माइनस यू अपॉन टी। चलो बताओ फटाफट से, सॉल्व करना आता है ना सब लोगों को। F कितना है 2 न्यूटन, मास कितना है कैलकुलेट करना है, V 5 U 2 अपॉन टाइम इज 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इक्वल 3m, 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 3 बचता है, ये तो सबको पता है। m इक्वल कितना हो जाएगा 20 अपॉन 3, और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है किलोग्राम।